Hello dear students, welcome to the first class of statistics. आज के इस सेशन में हम 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे. When I say the word statistics, तो ये सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसी का एक्सटेंशन है. बचपन से लेके आज तक आप मैथमेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं. मैथ्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच टीचेस यू नंबर्स एंड हाउ टू डील विथ नंबर्स. सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच आर डीलिंग विथ नंबर्स के बारे में कुछ समझाता हूँ. जो सब्जेक्ट्स नंबर्स के साथ डील करते हैं उनमें एक होता है बेसिक मैथ्स व्हिच डील्स विथ प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटेज, रेशो, ऑल दोज थिंग्स. वो सब्जेक्ट आप स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 4, 5, 6 तक करते हैं एंड ऑब्वियसली उसके बाद आज भी आप वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बट उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. देन मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर आप अलजेब्रा पे फोकस करते हैं. अलजेब्रा इज अ सब्जेक्ट व्हिच टीचेस यू हायर स्टडीज विथ नंबर्स. जैसे आप फैक्टराइजेशन सीखते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं. एक और पार्ट होता है मैथ्स का जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मैथ्स. अरिथमेटिक मैथ्स इज दैट मैथ्स व्हिच डील्स विथ डिस्टेंस, हाइट, टाइम एंड ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स. फिर एक सब्जेक्ट होता है ज्योमेट्री जो शेप की मेजरमेंट्स के साथ डील करता है. फाइनली अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज इन गुजराती आंकड़ा शास्त्र. व्हेन आई से द वर्ड आंकड़ा शास्त्र, आंकड़ा इन गुजराती इज नंबर. हिंदी में से अंक शास्त्र कहते हैं. अंक मीन्स नंबर एंड शास्त्र मीन्स नॉलेज. स्टैटिस्टिक्स वर्ड बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में से आता है और उस वर्ड का भी मतलब होता है अ साइंस ऑफ नंबर्स. ऐसे तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में से अपना ओरिजिन पाता है बट वी नीड नॉट डिस्कस दैट एट दिस मोमेंट. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ नंबर्स, जो नंबर्स के साथ हमको डील करना सिखाता है. मैं आपको इस चीज़ को ऐसे इलस्ट्रेट कर सकता हूँ. व्हेन यू से the statistical data showing number of people employed in a country in particular month, या जब आप कहते हैं statistical data showing collection of a particular movie in the last 1 week, तो उसका मतलब है आप एक टेबल बना रहे हो जिसमें आप नंबर्स दिखा रहे हो और उन नंबर्स के बारे में अब आगे आप एनालिसिस कर सकते हो. तो वहाँ भी हम वर्ड statistical data यूज़ करते हैं. सो ऑल ऑफ यू 11th एंड 12th कॉमर्स में जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें सारे के सारे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है एंड देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर रिलेटेड विथ कैलकुलस साइंस. कैलकुलस साइंस इज बेसिकली हायर ऑर्डर फैक्टराइजेशन, इक्वेशन सॉल्यूशन, बट वो एक ऐसे मेथड्स हैं जो हमें फैक्टराइजेशन करना सिखाते हैं, जो हमें कोई भी इक्वेशन का आंसर लाना सिखाते हैं which is ordinarily not possible with that simple algebra. So 11th standard and 12th standard statistics में कुछ सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करेंगे and some will be belonging to calculus science. Now let us go into the details of the subject. मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊं उसके पहले मेरा कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक थ्योरी है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ. एट आवर क्लास वेर एवर वी टीच वी बिलीव वी शुड स्टडी प्रैक्टिकल एज इफ इट्स अ थ्योरी, थ्योरी एज इफ इट्स अ प्रैक्टिकल. सर प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी तो थ्योरी होता है, तो आपने ये क्या कहा कि लर्न प्रैक्टिकल एज इफ थ्योरी एंड लर्न थ्योरी एज इफ प्रैक्टिकल. सो व्हेन आई से लर्न प्रैक्टिकल एज इफ थ्योरी, इसका मतलब आपको अगर कोई ऐसा सिखा रहा है कि ये दिए हुए नंबर हैं, इनका टोटल लगा दो, इसको डिवाइड कर दो, इसका इंटू कर दो, इसका प्लस करो, इसका माइनस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा. ऑल ऑफ यू
आप सिर्फ आंसर ला रहे हैं, आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बट ये कैलकुलेशन आप कहाँ यूज़ करोगे, उसका मतलब क्या, उसका इंटरप्रिटेशन क्या, ये कैलकुलेशन हमने क्यों किया, अगर हमें वो नहीं पता है देन उस कैलकुलेशन का कोई यूज़ नहीं है. सो व्हेन आई से लर्न प्रैक्टिकल एज इफ इट्स थ्योरी, तो कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हो, आपको मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो यू शुड फर्स्ट आस्क मी, सर ये चीज़ प्रैक्टिकली कहाँ काम आता है, ये ऐसा क्यों ढूंढते हैं, इसमें डिवाइड में क्यों लेते हैं. When you are doing the studies in that way, this is only going to benefit you in long run. When I say learn theory as a practical, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा हुआ था, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है. इकोनॉमिक्स में या OCM में हम आपको वही पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उन्हीं चीज़ों को ट्रांसलेट करके आपको समझा रहे हैं. दिस इज़ नॉट द रियल स्टडीज़. बट उस थ्योरी में बताई हुई चीज़ प्रैक्टिकल दुनिया में आप कहाँ देख सकते हो, प्रैक्टिकली वो चीज़ कहाँ काम आती है, जब हम वो डिस्कस करते हैं तो ही वो थ्योरी को पढ़ने का मतलब है. सो व्हेन आई से लर्न थ्योरी एज ए प्रैक्टिकल, इट इज़ थ्योरी को उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो. एंड लर्न प्रैक्टिकल एज इफ थ्योरी, इसका मतलब जब भी आप कोई प्रैक्टिकल पढ़ो तो उसके साथ उसका थ्योरी को ज़रूर पढ़ें. नाउ लेट अस कम टू द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स. ऑल ऑफ यू, ये जो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है वो आपको सब्जेक्ट के इनसाइट में लेके जाएगा. आप सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में समझ पाएंगे कि इस सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं और हमको उनको कैसे टैकल करना है, कैसे पढ़ना है, सो दैट जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक विज़न होगा कि इन चीज़ों पे मुझे कब, कैसा और कितना ध्यान देना है. ओके, व्हेन आई से द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट which deals with number. Definition terms में भी कहते हैं statistics is a science of collection, organizing, presenting, analysis and interpretation of numerical data. मतलब न्यूमेरिकल डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, टेबल वगैरह में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर हमको एस्टिमेशन के लिए काम आते हैं. लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सिलेबस. 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में टोटल 9 चैप्टर्स हैं. देयर आर 9 चैप्टर्स इन 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स. चैप्टर नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ डेटा. व्हेन आई से कलेक्शन ऑफ डेटा, इसका मतलब है हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे. सर व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर. ऑल ऑफ यू, इट्स अ थ्योरी चैप्टर और हर स्कूल में फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है और इस चैप्टर में से कुछ थ्योरी क्वेश्चंस, MCQs एंड वन लाइनर्स पूछे जाते हैं व्हिच आर कैश मार्क्स फॉर यू. मतलब इस चैप्टर को एक बार अच्छे से समझा जाए तो उसके आंसर्स को लिखने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं. When I say statistics is a subject which deals with number, तो पहला स्टेप होता है नंबर्स को कलेक्ट करना. सो कलेक्शन ऑफ डेटा, चैप्टर नंबर 1 आपको उन नंबर्स को कलेक्ट करना सिखाता है. दिस चैप्टर टीचेस यू हाउ द डेटा कैन बी कलेक्टेड. सर हाउ द डेटा कैन बी कलेक्टेड, इसको आप इलस्ट्रेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे. सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में कितने घर हैं और उन घरों में हर एक घर में कितने लोग रहते हैं. इसको पूछने के लिए आपको किसी और पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी. अब यही काम हो सकता है, सपोज उसी एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करते हैं आगे. सपोज वही डेटा हमारे सोसाइटी के चेयरमैन के पास होगा. सपोज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ एक हमारी और सोसाइटी का कुछ ट्रस्ट है या सोसाइटी का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी सोसाइटी को मैनेज करने वाली एक कमेटी है, तो शायद उनके पास ये डेटा रेडीमेड हो सकता है. तो जब हम ये डेटा उनके पास से लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. अब सपोज हमको यही डेटा पूरी कंट्री के लिए कलेक्ट करना हो, तो शायद हमारे एक बंदे को एक सवालों का लिस्ट, क्वेश्चनर बना के भेजें और उनके पास से डेटा कलेक्ट करें. इट इज़ अगेन पॉसिबल. तो इट इज़ क्वेश्चनर मेथड. सो चैप्टर 1 विल टेल यू कि डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है. सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा, सिंपल थ्योरी. ऑल ऑफ यू, एक बार आपने डेटा कलेक्ट करके रख दिया. सपोज जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट्स
डेटा अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया के अंदर हम 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोगों के अगर 130 करोड़ फॉर्म हैं और उसमें से पर्टिकुलरली किसी दिन आपका फॉर्म निकालना है, या हम सपोज एज वाइज डेटा चाहते हैं, हम जेंडर वाइज डेटा चाहते हैं, हम इनकम वाइज डेटा चाहते हैं, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। हम 130 करोड़ फॉर्म्स के पेजेस को घुमा घुमा के उसकी समरी उस टाइम पे बनाएंगे। आई रियली मीन इट, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। ऐसा कुछ करने बैठेंगे तो हर बार हमको अलग अलग एनालिसिस करने के लिए फिर से डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ दिस हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एग्जैक्टली क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में उसी कलेक्टेड डेटा को हम टेलीमार्क्स की मदद से टैबुलेट कर रहे हैं और कर सकते हैं। आप ये चैप्टर 8, 9, 10 की पढ़ाई में भी करके आए हैं। आपको याद होगा, आप 4 लाइन सीधी लगाते हैं, 5th लाइन ऐसा क्रॉस लगाते हैं, दैट इज टेलीमार्क्स। आप डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस क्लासेस वाले सम सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ टेबल। आप कई बार कोई टेबल्स बना सकते हैं, उसी डेटा को ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हैं, सो अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड दैट डेटा इजीली। सो सेकंड नंबर चैप्टर विल टेल यू हाउ टू प्रेजेंट द डेटा। सो ऑल ऑफ यू, अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है, डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। नाउ विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, which are chapter number 3 and 4, measures of central tendency and measures of dispersion। मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से सिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों कहा। Why did I say कि ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। if you are doing MBA, if you are doing chartered accountancy, इसको छोड़ दीजिए, if you are doing some business, वहाँ कई बार आप ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि एवरेजेस क्या है, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है, मेरे एवरेज सेल्स कितना है, मेरे बिजनेस का एवरेज कस्टमर्स के आने का रेट क्या है। यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप कोई शेयर्स, कोई फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं या शेयर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ भी सबसे बेसिक वर्किंग होता है एवरेज। आप MBA कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पर भी सबसे सिंपल एनालिसिस होता है मीन यूज़ करना। सर ये मीन वर्ड मेरा सुना हुआ लग रहा है। Yes, you know this. We'll do that concept in detail. Measures of central tendency मतलब mean, median and mode. Central tendency मतलब कुछ ऐसे measures जो हमको पूरा बड़ा बड़ा डेटा को सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करें। I will repeat this thing. Any measure which helps you to represent given data with the help of one single number is called मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फाइन, तो सर इसमें कौन कौन से मेजर्स आते हैं? सो इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव मीन, मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड मोड, इस तरह के मेजर्स हैं। मैं आपको थोड़ा इलस्ट्रेट करता हूँ। मीन, जब भी आपको कोई चीज़ का सिंपल एवरेज निकालना है, सिंपल एवरेज मतलब से लास्ट 4 दिन में मैंने किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 6 घंटे मोबाइल यूज़ किया है। मत यूज़ करा करो इतना मोबाइल बेटा, बट सपोज यू हैव यूज दिस मच ऑफ मोबाइल ऑन 4 डिफरेंट डेज। सो आप अगर जानना चाहते हैं कि मैंने मेरे दिन का एवरेज कितना टाइम मोबाइल के पीछे स्पेंड कर दिया, तो यू नीड टू ऐड दीज 4 फिगर्स एंड देन टोटल को डिवाइड बाय 4 कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एवरेज, इसी को तो मीन कहते हैं। सपोज यू वांट टू नो कि कोई भी गिवन डेटा का एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है, सो यू विल फाइंड मीडियन, इट इज़ 50% ऑफ द डेटा। फाइनली आप अगर जानना चाहते हैं कि गिवन डेटा का सबसे पॉपुलर फिगर कौन सा है, पॉपुलर नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, तो उसके लिए मोड काम आएगा। सर आई एम गेटिंग दीज ऑल थिंग्स, मुझे पता तो चल रहा है बट मैं इनको डिटेल में सीखना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे पास पूरा साल है, हम आज सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। नाउ व्हेन आई से एवरेजेस, तो मैंने आपको बताया हम मीन ढूंढते हैं, मीडियन ढूंढते हैं, मोड ढूंढते हैं, आपने वो सीख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। व्हेन आई से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर रखना चाहूँगा। समझिए कि एक रिवर है, उस रिवर
का एवरेज डेप्थ, एवरेज वो नदी सिर्फ 2 फुट छोट अंदर है, डीप है, 2 फुट। 2 फुट समझते हैं, 2 फीट डीप है कोई भी रिवर। अब आपकी फैमिली के साथ वो रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। आप 4 लोग हैं। फादर इज ऑफ से 5 फीट 10 इंचेस, मदर इज से 5 फीट 6-7 इंचेस, two children are there, say one is of 3 feet 4 and the other is of 4 feet. अब आपने अपने घर का एवरेज हाइट निकाल दिया कि हम चारों लोगों का मिला के एवरेज हाइट कितना होता है, एंड से सपोज आपके घर की 4 मेंबरों का एवरेज हाइट आ रहा है 4.5 फीट। आप बड़े बिंदास हो गए, नदी तो सिर्फ 2 फुट ही डीप है और हमारे घर का तो एवरेज हाइट 4.5 फुट है, हम निकल लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे क्रॉस कर लेंगे रिवर को। वेट, डूब न जाओ कहीं। मैंने कहा रिवर 2 फीट डीप है एवरेज। आप चलना स्टार्ट किए, आपके पैर भी नहीं डूब रहे थे, नदी सिर्फ 6 इंच अंदर था। थोड़ा आगे गए, आप घुटनों तक डूबे, नदी 1 फुट डीप था। आप थोड़ा और आगे गए, आप से कमर तक डूब गए तो नदी 2.5 फीट डीप हो गया। अब और आगे गए जाओगे ऑल ऑफ यू, कम कहीं ज़्यादा। वो नदी कोई एक जगह पे 5 फुट डीप थी, तो जो छोटू हैं वो तो दिखेंगे ही नहीं। तो डिस्पर्शन हमें सिखाता है हम चेक करें कि एवरेज से डेटा कितना ऊपर है कितना नीचे है, वो डेटा रिलायबल है कि नहीं। मैंने बहुत सारी भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपको क्या बताएंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपको बताएंगे कि कोई भी डेटा एवरेज से कितना आगे पीछे है, एवरेज से कितना प्लस या एवरेज से कितना माइनस। फाइनली व्हेन वी कम टू चैप्टर नंबर 5, इट इज measures of skewness of a frequency distribution. When I say skewness of a frequency distribution, उसको समझाने के लिए skewness ना हो तो क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। All of you, दुनिया का हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर व्हेन यू से बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो आप उसको कैसे इलस्ट्रेट करोगे? बिल्कुल समझा सकता हूँ। एवरेज फूड कंजम्पशन, एवरेज एनर्जी लेवल, जब आप बच्चे होते हैं तो वो बहुत कम होता है, जब आप बड़े होते जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। अच्छा रुको, आप जब 80 साल के होंगे, व्हेन योर एज विल बी ऑफ 80, क्या उस दिन आपका फूड कंजम्पशन हाईएस्ट होगा? क्या उस दिन आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शायद वो एनर्जी लेवल और फूड कंजम्पशन बढ़ता जाता है। व्हेन यू रीच टू द एज ऑफ 16, 17, 18 से लेके 35, 40 तक वो पीक लेवल पे रहता है, फिर 40, 45 के बाद वो वापस कम होना स्टार्ट होता है, एंड व्हेन इट गोज ऑन डिमिनिशिंग एट द एज ऑफ 80 इट अगेन बिकम लीस्ट। सो ऑल ऑफ यू, स्क्यूनेस ना हो तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस तरह से दिखता है, बेल शेप। सो दिस चैप्टर हेल्प अस टू नो कि कोई भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी गिवन डेटा का ग्राफ बेल शेप है कि नहीं, इस तरह का शेप में है कि नहीं। सो ऑल ऑफ यू, ये हमें एनालिसिस में आगे बहुत काम आएगा, तो जब हम उसको डिटेल में सीखेंगे वील कवर इट अप इन डिटेल। नाउ आई कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकली हाईएस्ट यूजफुल चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर इज दिस चैप्टर बिलोंग टू स्टैटिस्टिक्स? नो ऑल ऑफ यू, ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में 9th 10th में भी सिखाया जाता है, इवन 11th 12th में भी सिखाया जाता है, बट कई बार उसे एज अ पार्ट ऑफ मैथ्स भी सिखाया जाता है। सर आप चैप्टर का नाम बताइए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसको सुनने में। यस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को बहुत प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जब हम अपने डेमो क्लासेस ख़त्म करेंगे और हम सब रेगुलर क्लास में मिलना स्टार्ट करेंगे, और रेगुलर में हम जब पढ़ेंगे ये चैप्टर हम उस तरह से पढ़ेंगे, हम सब चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट मैं स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए आपको कहूँगा हम इस चैप्टर को उस तरह से कवर करेंगे दैट दिस चैप्टर विल बिकम हाईली यूजफुल टू यू थ्रू आउट योर लाइफ। आप भविष्य में MBA एंट्रेंस सोच रहे हैं, BBA एंट्रेंस सोच रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स देने का सोच रहे हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने का सोच रहे हैं,
कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम देने का सोच रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ था, है और रहेगा। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सुन के, प्लीज़ बताइए वो क्या है। परम्यूटेशन एक ऐसा टेक्निक है जो आपको बताता है कि कोई भी गिवन चीज़ों को कैसे अरेंज किया जा सकता है। सर कैसे अरेंज किया जा सकता है, इसका मतलब आप बताएंगे? यस, मैं इसको आपको बोर्ड पे इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। लेट अस सी। Yes, let us see. Suppose when I say permutations, suppose आपके पास तीन चीज़ें हैं A, B and C। आप इन तीन चीज़ें A, B, C को अरेंज करना चाहते हैं। आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, एक मीडियम बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है। इन चीज़ों को आपको इनमें सेटल करना है, अरेंज करना है। हाउ कैन यू सेटल दैम? आई विल शो यू। हम A को यहाँ रख सकते हैं, B को यहाँ, C को यहाँ। हम A को यहाँ रख सकते हैं, C को यहाँ, B को यहाँ। पता चला डिफरेंस है। बड़े में A सेम रहा, मीडियम और छोटे में B और C शिफ्ट हो गए। अच्छा, B को यहाँ रखा, A यहाँ, C यहाँ। B को यहाँ रखा, C को यहाँ, A को यहाँ। और सिमिलरली C को यहाँ रखा, A को यहाँ, B को यहाँ। C को यहाँ रखा, B को यहाँ, A को यहाँ। सो ऑल ऑफ यू इन ABC तीन चीज़ों को इन 6 अलग अलग मेथड से अरेंज किया जा सकता है। सो परम्यूटेशंस इज़ अ टेक्निक जो आपको कितने वे से कोई भी गिवन चीज़ को अरेंज किया जा सकता है वो सिखाता है। अच्छा, जब मैं आपको कहूँ कि मुझे अरेंज नहीं करना, मुझे इन चीज़ों में से कुछ को सिलेक्ट करना है, तो वो बहुत ईजी है। आपको बताऊँ? सी कॉम्बिनेशंस क्या होता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। When I say there are 3 things A, B, C, समझिए ये 3 गेम्स हैं। आप छोटे बच्चे हो और आपको A, B, C 3 गेम बाज़ार में बहुत पसंद आ गई हैं। आपकी मम्मी ने बोल दिया बेटा बहुत पैसे नहीं हैं, पापा बहुत मेहनत करके कमाते हैं, आप इनमें से कोई भी 2 ले लो, तीसरी छोड़ दो। सो यू नो व्हाट चॉइसेस डू यू हैव? यू कैन सेलेक्ट A और B। यू आर राइटली सेइंग, मेरे को पता है आप ये वीडियो देखते देखते आप भी ये गैस करना चालू कर रहे हो कि हम वो चीज़ें कैसे ले सकते हैं। आप A और B ले सकते हो, आप B और A ले सकते हो, और आप C और A ले सकते हो, आप A और C ले सकते हो, आप B और C ले सकते हो, और आप C और B ले सकते हो। सर आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं बता रहा हूँ, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस सिखाने के लिए ऐसा लिखा है। ऑल ऑफ यू व्हेन वी हैव टू अरेंज, तो A, B, C एंड A, C, B आर डिफरेंट, बट व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट A, B और B A एक ही होता है। CA और AC एक ही होता है, BC और CB एक ही होता है। सो फाइनली आप जब परम्यूटेशन करेंगे तो आपके पास 6 ऑप्शन है, और जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, AB, CA एंड BC, और इनको आगे पीछे भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फाइनली ऑल ऑफ यू, परम्यूटेशंस मतलब टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस मतलब टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आएगा ऐसा चैप्टर है, और हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7, सैम्पलिंग। आपके पास कई बार बहुत सारा डेटा होता है, से आप ये जानना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर मूवी कितने लोगों को पसंद आया है, कोई मूवी कितने लोगों को अच्छा लगा है। आप एक काम करिए, पूरी इंडिया में जिन जिन ने ये मूवी देखा है सबको जाके पूछ के आइए। नहीं हो पाएगा, आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करके सिर्फ उनसे पूछ के फिर आप अंदाज़ा लगा देते हैं कि मूवी कैसा था, अच्छा था कि बुरा था, लोगों का एवरेज रिव्यू क्या है। सो सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा सब चैप्टर है जो आपको लार्ज डेटा में से स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा सेलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना सिखाता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर ऑफ 11th स्टैटिस्टिक्स। फाइनली विल कम टू चैप्टर नंबर 8 विच इज़ फंक्शंस। मैं फंक्शंस के बारे में आपको कुछ भी बताऊं उसके पहले आप ये समझें, फंक्शंस इज नॉट अ चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने कहा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैट्स में है, बट इट बेसिकली बिलोंग्स टू मैथ्स। चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस कैलकुलस साइंस से बिलोंग करता है। कैलकुलस साइंस हायर ऑर्डर फंक्शन सॉल्विंग है। आपके पास जब कोई भी इक्वेशंस हैं,
कोई भी फंक्शंस दिए हुए हैं, कोई भी रिलेशनशिप का इक्वेशन लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं आ रहा है, तो ऐसे चैप्टर्स का, ऐसे फंक्शंस का सॉल्यूशन हम कैलकुलस साइंस की मदद से करते हैं। तो हम बेसिक फंक्शंस के बारे में 11th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। फंक्शंस यानी मैथमेटिकल रिलेशन वेयर एफ ऑफ एक्स और इस तरह के इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे, और उनका हायर लेवल स्टडीज़ 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है इन द नेम ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। Finally, I will come to the last chapter of statistics, which is geometric progression. Geometric progression का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन छोटे स्टैंडर्ड्स में आ जाता है जब भी कोई गिवन डेटा में नंबर्स इस तरह से होते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, से 1, 5, 9, दैट इज गैप बिटवीन द नंबर्स इज सेम, तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट जब गिवन नंबर्स के बीच का रेशो टैली होता हो, आई टेल यू हाउ, 2, 4, 8, 16, यस आप सही गेस कर पा रहे हो, यहाँ हर बार नंबर डबल हो रहे हैं, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऑल ऑफ यू, इसी को और एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करता हूँ। से 10, 100, 1000, 10,000, हर बार नंबर 10 से इंटू हो रहा है। सो व्हेन यू नो this type of series is there, it is geometric progression, और geometric progression का मदद से हम कोई भी चीज़ का आगे के वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये चैप्टर भी बेसिक मैथ से बिलोंग करता है, और ये चैप्टर भी आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, MBA, BBA, बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत काम आता है, तो इस पर भी हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट 9 चैप्टर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स। इस तरह के और वीडियोस हम आपको आने वाले 3 दिनों में दिखाते रहेंगे, जिसमें हम आपको कॉमर्स के बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स का भी इंट्रोडक्शन देंगे। और उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, 1 जून 2020 से हम 7 डेज़ फ्री डेमो ट्रायल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आप सब ने भर ही दिया होगा। लेकिन अगर आपने वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ फॉर्म इमीडिएटली फिल करें। Thank you. See you.